देखो यार, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं आज बैंक में। आज लगता है मेरा नसीब बहुत सही है। इतने सारे लोग हैं, बस किसी एक का क्रेडिट कार्ड मिल जाए, आज तो माला माल हो जाऊंगा। बस मिलने की देरी है। तो ये है अपना पप्पू, जो आए दिन किसी को क्रेडिट कार्ड से ठगने की कोशिश करते रहता है, पर हमेशा नाकाम हो जाता है। कहता है बैंक अब झट से क्रेडिट कार्डों का फ्रॉड्स पकड़ने लगा है। इसको क्या ही पता था कि अभी बैंक क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स को डिटेक्ट करने के लिए मशीन लर्निंग का यूज करता है। और मैं मोनू आज के वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूं कैसे हम लोग मशीन लर्निंग को यूज कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड्स के फ्रॉड को डिटेक्ट करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज क्रेडिट कार्ड फ्रॉड एंड हाउ टू डिटेक्ट इट। नाउ आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो वो एक डिजिटल फुटप्रिंट जनरेट करता है। एंड नाउ दिस डिजिटल फुटप्रिंट इज बीइंग रजिस्टर्ड विद बैंक। बैंक का मॉडल बिहाइंड द हुड ये चेक करने की कोशिश करता है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के लाइफ साइकिल में कभी भी उस अमाउंट का ट्रांजैक्शन करे हो कि नहीं। अगर किए भी हो तो नया ट्रांजैक्शन, मतलब अगर आज आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो पिछला ट्रांजैक्शन से कितना एक्सटेंड बड़ा है। लेट से आप 10,000 रुपए का ट्रांजैक्शन करे हो अपने पूरे लाइफ साइकिल में एंड ये इट इज द लार्जेस्ट अमाउंट दैट यू हैव ट्रांजैक्ट। नाउ अगर आप 1 लाख का ट्रांजैक्शन कर रहे हो, दैट कंप्लीटली मींस दैट आपने 100x का ट्रांजैक्शन ज्यादा किया है। अब ये 100x का जो ट्रांजैक्शन आपने ज्यादा किया है, इसके लिए बैंक आपका जो क्रेडिट कार्ड है उस ट्रांजैक्शन को एज ए फ्रॉड डिटेक्ट करेगा, बिकॉज for him it is a huge transaction that hasn't been made by you. So आपके क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाएगा एंड जब तक आप बैंक में कोई भी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करते हो तो आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक रहेगा। फॉर सम केसेस वो एक दिन तक ब्लॉक रहता है, उसके बाद ओपन हो जाता है, पर नेचुरली में बैंक उसको तब तक ब्लॉक रखता है जब तक आप कोई भी कंप्लेंट बैंक में रजिस्टर ना करो। तो हाय गाइस, तो मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। नाउ आज जो ये क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन का प्रोजेक्ट मैं करने जा रहा हूँ, तो इसका जो इंस्पिरेशन है वो मैंने ड्रॉ किया है एक रिसर्च पेपर से, जो कि है स्प्लिंजर पेपर डन बाय इमैनुअल यान्सिका एंड जिंग हुई। आई एम सॉरी अगर थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में मेरा गलती हो गया हो तो, बट दिस इज ऑसम रिसर्च पेपर एंड दिस इज होस्टेड फ्री ऑन स्प्रिंजर। मैं इसका डाउनलोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम हियर। नाउ मेरा जो आज का आर्किटेक्चर है, ये आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है फ्रॉम दिस आर्टिकल। नाउ दिस ऑसम आर्टिकल बेसिकली फोकसेस ऑन हाउ टू अप्लाई जेनेटिक एल्गोरिदम एंड क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम टू डिटेक्ट क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे जो डिपेंडेंसीज हैं। ये जो प्रोजेक्ट है इसके लिए दिस गाइज हैव यूज्ड दिस डेटा सेट फ्रॉम Kaggle, so we'll go to this Kaggle link. I have opened this already. So this is the data set, credit card fraud detection, and you can see there are 98 discussions and usability is 8.53. So the research paper is based on this data set only, so हम लोग भी यही data set को download करेंगे। So let's download this data set. You can download it from here. You can see the preview of the data, like what it is and how it is working. This all things are there. Now once you have downloaded this data set, you can start writing a Jupyter notebook. मैंने already data set को download करके रखा है and I will start running the Jupyter notebook and I will explain you the code one by one thoroughly. So this is a hacker or a credit card fraud scammer जो आपके credit card को scam करता है। And in this project we will discuss the each nitty gritty details कि आप कैसे मशीन लर्निंग की मदद से उसको डिटेक्ट कर पाओगे। So पहले हम लोग डिपेंडेंसीज को थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या क्या डिपेंडेंसीज लगेगा, वन बाय वन समझेंगे। तो पहले हम लोग आते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग मॉड्यूल्स के ऊपर। तो पैंडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉन, these are some basic data processing modules जो हम लोग पहले यूज करने वाले हैं। so we will go one by one, जब हम लोग को नया डिपेंडेंसी का जरूरत पड़ेगा तब मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। so let's go with this only right now. so मैंने अपने पाथ एनवायरनमेंट से क्रेडिट कार्ड का जो CSV फाइल है उसको पाथ में लिया एंड रीड किया। नाउ दिस chunk of code detects कि उस डेटा सेट में रोज कितने हैं एंड कॉलम्स कितने हैं। so if I run this, you can see लाइक इसमें 2,84,807 रोज है, जो कि एक ह्यूज नंबर ऑफ रोज होते हैं एंड 31 कॉलम्स है। नाउ पहला 3 रोज ऑफ द डेटा सेट को हम लोग चला के देखते हैं कि क्या है उसमें। सो वी कैन सी देयर आर 31 कॉलम्स। फर्स्ट वन इज टाइम, देन वी हैव वेक्टर्स, we have approx 28 vectors, and then we have amount,
लाइक कितने अमाउंट का ट्रांजेक्शन हुआ है, एंड देन द क्लास. क्लास मीन्स वो फ्रॉड है कि नहीं है. अगर फ्रॉड है तो देन इट इज डिटेक्टेड बाय 1, अगर नहीं है तो देन इट इज डिटेक्टेड बाय 0. सिंपल. Now printing the name of the columns. So once we print this, we can find out that there is a time column, there are 28 vectors, and then there is amount. So basically हम लोग को ये तो पता चल ही जाता है कि time and amount क्या है, but what are these vectors? So let's try to understand what are these vectors. Now if you have opened or downloaded the dataset, you have completely understood कि उन्होंने लिखा हुआ है it contains only numerical input variables which are the result of PCA transformation. तो बेसिकली क्या हुआ है, ड्यू टू कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज दे हैव ट्रांसफॉर्म द डेटा सेट विद पीसीए. नाउ ये पीसीए क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. नाउ एज वी हैव सीन, जो डेटा सेट हम लोग यूज कर रहे हैं ड्यू टू कॉन्फिडेंशियलिटी पर्पसेस दैट हैज बीन ट्रांसफॉर्म बाय पीसीए. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट पीसीए इज. पीसीए इज ए अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिथम एंड इट्स अ डायमेंशनलिटी रिडक्शन प्रोसेस जो डेटा सेट के कॉलम्स को कंसीडर करते हुए उसे एक आइडेंटिटी वेक्टर में कन्वर्ट करता है. लेट्स से मेरे पास एक डेटा सेट है जिसमें 3 कॉलम्स हैं, एक्स वाई एंड जेड. नाउ अब मॉडल क्या करेगा, मॉडल एक ऐसा हाइपरप्लेन में डायमेंशन को ढूंढने की कोशिश करेगा जिसमें डेटा का स्प्रेड सबसे ज़्यादा है, मतलब जिसमें डेटा सबसे ज़्यादा वेरी कर रहे हैं. ड्यू टू दैट वो एक्स वाई जेड तीनों जो एक्सिस है उसको ड्रॉप करेगा और नया जो एक्सिस वो बना रहा है उसी को एज ए एक्सिस कंसिडर करेगा. अगर मैं इसको पाइथन में इम्प्लीमेंट करना चाहूँ तो मेरे को साइकिट-लर्न का जो डिकम्पोजिशन पैकेज है उसके अंदर पीसीए मिल जाता है, एंड उसके लिए मेरे को डेटा फ्रेम को एक नंपाई एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो वी कैन डू दिस बाय x इक्वल्स टू df डॉट वैल्यू, एंड जो 0.4 है दैट रिप्रेजेंट्स कि मेरे को कितना परसेंट उसका वेरिएंस एक्सप्लेन होना चाहिए. तो अगर मैं एक्सप्लेन अंडरस्कोर वेरिएंस अंडरस्कोर रेशियो में प्रिंट करवाता हूँ तो दैट गिव्स मी द आइगन वेक्टर्स दैट हैज एक्सप्लेन द वेरिएंस existing in a data set. So we can see 0.99 it's the first vector. So that simply means कि जो पीसीए करने के बाद मेरे को जो वेक्टर दिया हुआ है उसमें 99 जो पहला वेक्टर है वो 99% वेरिएंस को एक्सप्लेन करता है. तो आशा करता हूँ आपको पीसीए समझ में आ गया होगा. नाउ लेट्स ड्रॉप दिस टाइम कॉलम बिकॉज इट इज नोवेयर यूज ऑफ अस. हम लोग को इसका कोई यूज नहीं करना है. सो लेट्स ड्रॉप दिस कॉलम. नाउ let's try to figure out ki what are the data types present in the data set. So we'll be doing this with the command dtypes. Now one thing we can understand from this कि जितना भी columns हमारे पास है वो एक तो float है नहीं तो int है. So that satisfies our condition for modeling because models कभी भी numerical data को छोड़ के दूसरे किसी data के set के साथ दूसरे किसी भी data type के साथ model नहीं बना सकता है. It has to be float or integer type of format. Now check for null values, and if there is any kind of null values we have to delete it because null values एक kind of outlier है और missing values के साथ model हम लोग deal नहीं कर पाते, so we have to delete it. So the command is df.isna. Isna means if there is any values in the data or the column we have to detect it, and the sum, the count of the null values. So as we run it we can see कि there is no null values present in the data set. Now let's try to understand the pattern. हम लोग को ये पैटर्न जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि पूरे डेटा सेट में कितने नंबर ऑफ एक्चुअल ट्रांजैक्शंस है एंड कितने नंबर ऑफ फ्रॉड ट्रांजैक्शंस है. सो जब हम लोग इसको रन करते हैं तो एक्चुअली हम लोग ने पाया कि इसमें बहुत ज्यादा करेक्ट ट्रांजैक्शंस है और बहुत कम फ्रॉड ट्रांजैक्शंस है, जो कि जस्टिफाइड है बिकॉज रियल लाइफ में वही होता है. बिकॉज आप आए दिन फ्रॉड ट्रांजैक्शंस नहीं देख पाते हो. ये फ्रॉड ट्रांजैक्शंस बहुत रेयर होते हैं बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी पर्पस. द सिक्योरिटी हैज बीन इंक्रीज्ड बाय दिस डिकेड. सो दिस इज जस्टिफाइड, बट दैट इज द पॉइंट वेयर आवर डेटा सेट बिकम्स इम्बैलेंस. सो इस इम्बैलेंस डेटा सेट को दूर करने के लिए हम लोग ने दो अलग अलग डेटा फ्रेम डिजाइन किया. वन इज df_fraud जो कि है the fraud transactions from the data set, and df_true which is the true transactions from the data set. And how we have done it, like we have written df.class equals to 1, that gives us the fraud transactions. df.class equals to 0, that gives us the true transactions. Now
एज वी हैव डिस्कस्ड कि ट्रू ट्रांजैक्शंस हमारे पास बहुत ज्यादा है, तो मैंने क्या किया, मैंने 0.5% मतलब 50% ऑफ द ट्रू सैंपल्स को मैंने कंसीडर किया है ड्यू टू द इम्बैलेंस फैक्टर। मैंने उसको रिड्यूस करने के लिए 50% ऑफ द ट्रू डेटा सेट्स को कंसीडर किया है, एंड फ्रॉड ट्रांजैक्शंस को एज यूजुअल मैंने कंसीडर किया है। सो नाउ वी हैव टू कॉन्कैट इट। द कमांड इज pd.concat df2 and dfprod, और इंडेक्स को मैंने रीसेट किया है। Now as we run it, we can see that our data set columns and rows now have become 1,42,650 and 30 columns. That is also a huge number. Now let's understand the amount column. So the mean of the amount is 89. The maximum is 25,691. That is really a fraud transaction. We can detect it. तो मैंने ये इसका जो डेटा सेट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पता करने के लिए मैंने मैटप्लॉटलिब का यूज किया है। सो अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा, सो मैंने एक्सप्लेन किया था कि ggplot एक R का पैकेज है जिसको पाइथन में रेप्लिकेट किया गया है, एंड हम लोग उसी स्टाइल शीट को रेंडर कर रहे हैं टू डिस्प्ले द इमेज ऑफ द ग्राफ। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन। You can see that there are ample amount of transactions that are fraud, because you can see the peaks. These are the peaks that correctly signifies ki these are the fraud transactions, and most of the transactions are real transactions. If we try to understand the distribution of the class, we can see that the same thing also, like the count of the fraud transactions are very less compared to the true transactions. Let's run this. एंड द परसेंटेज इज 0.17%। तो हम लोग ने इसको कैसे किया, हम लोग ने लेन का यूज किया है। लेन इज टू कैलकुलेट द लेंथ। सो लेंथ ऑफ द डेटा फ्रेम ऑफ क्लास 1 divided by the length of the data frame of class 0, we have multiplied it with 100 and round it by 2. now अगर मैं अमाउंट कॉलम की बात करूं तो आपको दिखेगा कि अमाउंट कॉलम में बहुत ज्यादा वेरिएशंस है। लाइक आपने देखा होगा मीन है इसका 89, स्टैंडर्ड डेविएशन इटसेल्फ इज 262, एंड मिनिमम इज 0 and maximum is 25,691. Due to this variability present in the data set, we have to optimize it with standard scaling or any other type of scaling you can use. I have used standard scaler. So standard scaler क्या करता है, ये पूरे अमाउंट कॉलम को कंसीडर करेगा एंड उसका जो वैल्यूज है उसको -1 से 1 के बीच में कर देगा ट्रांसफॉर्म करके। So how can we do this? We have to import a data set from pandas, like import a data set from scikit-learn. So from scikit-learn.preprocessing import standard scaler. You have to import this. If you don't have this package, you have to install it by writing pip install scikit-learn. So आपको scikit-learn के साथ ये वाला पैकेज obviously मिल जाएगा। Now having said that, जब मैंने इसको किया मेरे को क्या मिला, मेरे को जो पूरा डेटा सेट अमाउंट का जो कॉलम है वो -1 से 1 के बीच में कन्वर्ट हो गया। हाउ कैन वी अंडरस्टैंड? इफ वी राइट data.amount आफ्टर दिस ऑपरेशन, वी कैन सी दैट द अमाउंट हैज बीन ट्रांसफॉर्म। सो फर्स्ट रन दिस, देन रन दिस। सो -1 से 1 के बीच में ये पूरा डेटा सेट कन्वर्ट हो गया है। एंड इन सम केसेस आपको 1.14 दिख जाएंगे। दिस आर द लिटिल एनोमलीज दैट विल बी डन फॉर द मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन पार्ट्स ज्यादा समझाने में इंटरेस्टेड हूँ। You can find it from any of the Wikipedia or blogs. There are some awesome blogs present. You can find it. What are the different types of scaling techniques like min-max scaler, standard scaler. These are some awesome techniques present. Now we have to drop the duplicate columns. How we can drop it? We will write data dot drop duplicates and in place equals to true. So in place क्या करता है, उसी data frame में change करता है rather than creating a whole new data set. We run this and now all the duplicate columns are dropped. If we want to know, we can write data dot shape. So we can see that the number of transactions have been decreased. So in previous we have seen that कि हम लोग का जो transaction का amount था वो था 1,42,000 around, अभी वो decrease होके हो गया है around 1,39,000. Okay. Now what is 10 test split? So 10 test split is basically a feature that you use to split your data set into some training data set and test data set. So इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, from scikit-learn.preprocessing हम लोग को train test split को import करना पड़ेगा. So for that command we have to write from scikit-learn.preprocessing
scikit-learn dot model selection import trend test split. So from the model selection package you have to import that. And how it works, so ये आपके डेटा सेट को 4 हिस्सों में बांट देता है, दैट इज एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन एंड वाई टेस्ट. तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को अपने क्लास कॉलम को ड्रॉप करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द टारगेट कॉलम and we will assign this target column to y because we will try to predict y based on the values present in the x. So मैंने x में डेटा सेट से क्लास को ड्रॉप किया एंड y में उसी टारगेट को असाइन किया. एंड ट्रेन साइज इज 0.8, दैट मीन्स हम लोग 80% ऑफ द डेटा सेट को एज अ ट्रेनिंग डेटा यूज कर रहे हैं एंड रेस्ट ऑफ द 20% ऑफ द डेटा इज यूज्ड एज टेस्ट डेटा सेट. नाउ वी रन दिस. So we have successfully created x trend, x test, y trend and y test. Now हम लोग इसके लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज करेंगे. एज दिस इज अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, सो हम लोग यहाँ पे बहुत सारे क्लासिफिकेशंस के मॉडल्स को डिस्कस करेंगे. सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज वन ऑफ देम. यू कैन फाइंड लाइक हाउ लॉजिस्टिक रिग्रेशन वर्क्स. द फॉर्मूला इज वेरी मच सिंपल, इट्स 1/1 plus e to the power minus y. सो मैं फॉर्मूला ज्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वो थोड़ा मैथमेटिकल सेक्शन हो जाता है. अगर आपको चाहिए होगा ये मैथमेटिकल सेक्शन अंडरस्टैंडिंग तो प्लीज कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए जरूर वो वाला वीडियो भी निकालूंगा. So how we can do this? To implement logistic regression, so we have to import from a scikit-learn dot linear model. So scikit-learn का जो linear model पैकेज है उसी से हमको logistic regression import करना पड़ेगा. So we have written from sklearn dot linear model import logistic regression. So you have to write this command. Once you have written this command, you will get logistic regression, and you have to create an object of this logistic regression class by writing model underscore log. आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो नेम, मैंने लिखा है मॉडल अंडरस्कोर लॉग एंड मैंने उसमें एक्स ट्रेंड एंड उसके अगेंस्ट में वाई ट्रेंड को फिट किया. देन once we have fitted the data inside the model, then we want to predict the we want to predict the test data based on our model. So we have written with ypred underscore log equals to model underscore log dot predict x test. We can find the accuracy of the model by writing model underscore log dot score x test, which is the test data, and the y test, which is the target data, and we have to multiply it with 100 and round it by 2. So this is the code. Now once we write it, we can find out that the accuracy of the model is 99.89%, which is huge amount of accuracy, and that is also justified because we have done PCA, we have done standard scaling, and that converts our data a lot. So this accuracy of the model is completely justified. Now मैं यहाँ पे उससे पहले आपको confusion matrix का थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ. What is confusion matrix? So let's go to the PPT. So let's try to understand what is confusion matrix. So जब आप अपने टारगेट को एक्चुअल वैल्यू के साथ कंपेयर करना चाहते हो तो वो आपको एक 2x2 का मैट्रिक्स आपको देता है. दैट मीन्स जो आपका एक्चुअल डेटा सेट है और जो आपका प्रेडिक्टेड डेटा सेट है उसमें दो क्लासेस थे, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. दैट मीन्स 0 और 1 के साथ हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, एंड इन द एक्चुअल लेवल भी हम लोग के पास दो ही क्लासेस थे, दैट इज 0 and 1. सो दिस ग्रीन कॉलम ग्रीन सेल रिप्रेजेंट्स जो पॉजिटिव एक्चुअल में जितने पॉजिटिव डेटास थे उसमें से मॉडल ने कितनों को पॉजिटिव ही प्रेडिक्ट किया, दैट इज कॉल्ड ट्रू पॉजिटिव, which is the correct positive predicted by the model. And what is true negative? That means what were written as negative in the data set and predicted negative by the model. So that is true negative. फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है? फॉल्स पॉजिटिव वो होते हैं जो डेटा सेट एक्चुअली में जो डेटा एक्चुअली में नेगेटिव थे बट मॉडल ने उसको पॉजिटिव प्रेडिक्ट किया, सो दैट इज कॉल्ड फॉल्स पॉजिटिव. और जो एक्चुअली में पॉजिटिव थे पर मॉडल ने उसको नेगेटिव प्रेडिक्ट किया, that is called false negative because it is assigned as negative falsely, so that is false negative. ये आपके लिए पहले थोड़ा overwhelming लग सकता है, that is why it is written as confusion matrix. The term actually justifies, and we have to know the terms, that is precision, recall, accuracy and F1 score. So what is precision? Precision is the number of true positives in the data set divided by all the positives that are predicted by the model. So true positive जो है वो है actual number of positive values जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है, and
फॉल्स पॉजिटिव है जो कि मॉडल ने गलती से पॉजिटिव प्रेडिक्ट किया है बट एक्चुअली में नेगेटिव है. सो दिस आर द समेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज प्रेडिक्टेड बाय द मॉडल. एंड ऊपर में है जो एक्चुअली में पॉजिटिव है, दैट इज ट्रू पॉजिटिव. रिकॉल इज जो एक्चुअली में पॉजिटिव है एंड मॉडल ने भी पॉजिटिव प्रेडिक्ट किया है, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव. फॉल्स नेगेटिव का सिंपली मतलब यह है कि जो एक्चुअली में पॉजिटिव है, ट्रू पॉजिटिव्स आर द पॉजिटिव्स जो कि एक्चुअली में पॉजिटिव है एंड फॉल्स नेगेटिव आर जो कि मॉडल ने गलती से नेगेटिव प्रेडिक्ट कर दिया है. सो दैट इज कॉल्ड रिकॉल. Accuracy is just the thing like true positive plus true negative divided by the whole thing. F1 score is overall grade जो मॉडल असाइन करता है, जो मॉडल को असाइन किया जाता है बेसिकली मॉडल के परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए. सो द फॉर्मूला इज डिराइव्ड बाय 2 बाय precision inverse plus recall inverse. So this is the formula. This is all just a formula. You can understand it and apply it. So once you apply it on your daily life, you can more clearly understand it. So मैं आपको ज़्यादा theoretically confuse नहीं करूँगा. आप अगर इसको थोड़ा बहुत समझ लेते हो तो आपको नेक्स्ट वाले चीज़ें और ज़्यादा clarified होंगे. नहीं तो आप ऐसे भी उसको देख सकते हो. No issues. So let's go to the VS Code. जब मैं ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाता हूँ थ्रू हीट मैप. सो मैंने सीबॉन्ड को इंपोर्ट किया था, आपको पहले ही पता होगा, एंड उसमें से मैंने हीट मैप को यूज किया. सो व्हाट इज नाउ कंफ्यूजन मैट्रिक्स. तो इसको करने के लिए हम लोगों के पास पाइथन में एक पैकेज आता है जो कि मैट्रिक्स के अंदर आता है. फ्रॉम scikit-learn.matrix import f1 score एंड confusion मैट्रिक्स. तो ये आपको confusion मैट्रिक्स बनाने में हेल्प करता है. So how we can do this? We have to provide confusion matrix and we can take help of the documentation जो यहाँ पे लिखा हुआ है, that y true and y pred. y true मतलब जो कि true है एक्चुअली में, जो कि है y test data set, and मॉडल ने अभी अभी जो प्रेडिक्ट किया है that is y pred log. We have to use that, and annotation equals to true we have used in the heat map so that it labels the thing to understand us in a better way. And we have to calculate the f1 score. So we can see the f1 score is 0.82 which is actually great. So these are the confusion matrix. So इसका true positive है 2.8 e to the power that is actually 2.8 into 10 to the power 4, something like that. You can understand it from that. That is the true positives, and 67 is the number of true negatives. Then हम लोग use करेंगे random forest model को. So we can also have this from the scikit-learn package also. So हम लोग को उसके लिए लिखना पड़ेगा from scikit-learn dot ensemble because it's an ensemble technique import random forest classifier. So हम लोग ने जब इसको random forest classifier को import किया, so we have to create an object of it. So we have to write model equals to random forest classifier and वही same technique model dot fit x10 and y10. Then we will use model to predict over the test data. So we'll write ypred underscore random so that we can understand that it is being generated from the random model, random forest model.predict x test. We run this. Now this might take some time because there is a lot amount of data and it is justified to take the time. तो गाइस ये अभी रेडी हो चुका है, मॉडल ट्रेन हो चुका है. मेरे केस में तो अप्रॉक्स 3 मिनट्स ले लिया है. सो मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था. So if you have reached this point of the video, so you can run this. Then we have to find the accuracy of the model. The method is same जो हम लोग ने पहले किया था for the case of logistic regression. Model dot score x test y test. फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करके and 2 से राउंड करना पड़ेगा. So once we run this, we can see the accuracy is 99.94%, which is huge actually. अब उसके बाद हम लोग हीट मैप को यूज करेंगे एंड वही कंफ्यूजन मैट्रिक्स को यूज करेंगे टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रिसिशन रिकॉल एंड f1 स्कोर. सो वी रन दिस कमांड एंड वी कैन सी कि अब जो ट्रू पॉजिटिव्स है वो अप्रॉक्स सेम ही है जो कि हम लोग के प्रीवियस में था 2.80 into 10 to the power 4 एंड जो ट्रू नेगेटिव्स थे वो 67 थे. In this case it is increased by 72. So we can say that our model has improved. So random forest is a better classifier than logistic regression and it is justified by this value. Now calculate the f1 score also. So we can find out that the f1 score is 0.89 जो कि logistic के केस में था 0.82. So we can clearly say that random forest classifier is a better classifier than logistic regression for this particular data set. Now अब हम लोग जानने वाले हैं जेनेटिक एल्गोरिदम.
तो मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि आई हैव यूज्ड दिस रिसर्च पेपर टू अंडरस्टैंड द क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स एंड हाउ दे आर यूजिंग इट. सो मैंने पाया कि दिस गाइज हैव यूज्ड जेनेटिक एल्गोरिथम्स एंड जेनेटिक एल्गोरिथम जब ये लोग ने लॉजिस्टिक रिग्रेशन या फिर रैंडम फॉरेस्ट के साथ यूज किया तो उसका एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ गया. सो इसके जो पूरा डेटा सेट है उसमें इन लोगों ने जेनेटिक एल्गोरिथम का फीचर सिलेक्शन के बारे में बताया कि हाउ दे हैव यूज्ड द जेनेटिक एल्गोरिथम टू सिलेक्ट द vectors. So they have said that they have gathered 24 vectors, 20 v1 v8 v28 different vectors they have selected, and they have implemented the model over that. On top of that they have used the model and calculated the f1 score, precision, recall and accuracy. Now इसी को हम लोग थोड़ा समझते हैं कि what is genetic algorithm, how we can use it. So let's go to the ppt. So actually how genetic algorithm works is it actually follows the path of Charles Darwin. चार्ल्स डार्विन ने जो जेनेटिक्स का थ्योरी दिया था उसके मुताबिक नया जनरेशन होता है, उसके बाद वो जनरेशन अपने बीच में मेटिंग करके इवोल्यूशन करता है डीएनए का. Once that DNA is formed, then selection of that DNA is made. Like feature selection होता है उसके बीच में, जो सबसे important features होता है उसी को consider किया जाता है and reproduction होता है. Then उसके बाद mutation होता है और नया generation होता है. तो इससे क्या होता है, throughout the life cycle the process actually evolves. So जो जेनेटिक एल्गोरिथम है वो भी सेम काइंड ऑफ फॉर्मेट फॉलो करता है. तो वी विल बी सिलेक्टिंग द फीचर्स. नाउ द फीचर सिलेक्शन प्रोसेस विल बी डन इन द सेकंड स्टेज, जहाँ पे फीचर्स में से कुछ कुछ फीचर्स को चूज किया जाएगा, उनका सिलेक्शन होगा एंड उसके बीच में क्रॉसिंग किया जाएगा. म्यूटेशन के बाद जो नया फीचर्स होंगे उस पे मॉडल को ट्रेन किया जाएगा. अगर इसका एक्यूरेसी पिछले मॉडल से ज्यादा है तो उसको हम लोग एज अ न्यू जनरेशन कंसीडर करेंगे एंड ये लाइफ साइकिल चलता रहेगा until we have reached at a stage जहाँ पे हम लोग का मॉडल का परफॉर्मेंस और ज्यादा अच्छा नहीं हो रहा. हम लोग as it is Python को यूज करेंगे to implement genetic algorithm. So you have to write this command pip install sklearn minus genetic. This will install the genetic algorithm package for you. Now once it is installed you can continue it from here. From genetic underscore selection import genetic selection cb. This is the package that actually helps us to implement genetic algorithm in Python. And to implement genetic algorithm we have to have a model as a backend of this. So हम लोग ने logistic regression को as a backend use किया हुआ है. So we have written estimator underscore log equals to logistic regression. So logistic regression is the estimator here. Now हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक मॉडल बनाएंगे जिसमें हम लोग जेनेटिक सिलेक्शन सीवी का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे मॉडल जी अंडरस्कोर लॉग को. नाउ एस्टिमेटर इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन, cb is 5, that is the number of cross validation that we'll be using is 5, scoring is accuracy, number of features that we'll be using is 5, number of population is 60, that is we'll be using 60 population to cross, and nen gen no change, that means there will be 6 times checking. अगर लास्ट का जो 6 टाइम्स ऑफ मॉडल इवैल्यूएशन प्रोसेस है उसमें मॉडल का एक्यूरेसी इंक्रीज नहीं किया तो मॉडल को वहीं पे स्टॉप कर दिया जाएगा. देन वी विल फिट our trained data and test data with this model. So xtrend and ytrend. That is how actually genetic selection CB works, and that is how genetic algorithm is implemented. So we'll implement it. So I have written the same code here. Once we run this, it will take actually lot amount of time, so I'll not run this. I have run it previously. It will take around 5 minutes of time, so you have to be patient over. Now when we write the accuracy of the model, so we run this, we can see that the accuracy of the model is 99.9%, जो कि अपने random forest में कितना था 99.94%. So it is not a better classifier than random forest, but if we use it, if we compare it with the old logistic regression, we can see that the accuracy actually increased. So this research paper is also justified कि उन्होंने logistic regression उसमें उन्होंने random forest और genetic algorithm को use किया है. सो एक्चुअली हम लोग और क्या यूज कर सकते हैं, सो विल बी यूजिंग XGBoost मॉडल. तो ये XGBoost का जो आइडिया है मैंने एक्चुअली और एक ब्लॉग से इंस्पिरेशन लिया है जो कि है मीडियम से लिया हुआ. सो प्रांजल सक्सेना इज द राइटर ऑफ दिस ब्लॉग, that is credit card fraud detection using machine learning and Python. He has implemented XGBoost. That also inspired me to implement XGBoost, and I have used XGBoost here. So इसके लिए आपको XGBoost मॉडल को पहले डाउनलोड करना पड़ेगा आपके पास अगर नहीं है तो. सो आप कर सकते हो pip install XGBoost, मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं इसको डायरेक्टली इंपोर्ट कर रहा हूँ. फ्रॉम XGBoost import XGB classifier. So this package will be using for our XGBoost model. How we can use this? So we have to go over the code.
model underscore xgb is equals to xgb classifier and maxdep equals to 2, and then we have to fit it with extend whiten and then we'll predict it. Now we run this. We can see the accuracy of the model is increased tremendously, so it is around 99.94%, which is huge actually, and it is better than all other models, I guess. So if we see that random forest also giving us 99.94 and xgboost is also giving us 99.94, so we can compare like random forest and xgboost is giving the same. But अगर आप लोग इसको थोड़े और इटरेशंस देंगे, दैट मीन्स ये बस एक ही डेटा सेट के ऊपर भी कर रहा है, डेटा सेट के एक रैंडम सैंपल के ऊपर कर रहा है, अगर आप उसी डेटा सेट के डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स के साथ इसको ट्रेन करेंगे, सो देन यू विल फाइंड दैट XGBoost इज एक्चुअली डूइंग बेटर देन ऑल अदर मॉडल्स. सो विल बी फाइनली गोइंग विथ XGBoost ओनली. हम लोग इसका F1 स्कोर को प्रिंट करेंगे. So we run this, then we run this, then we run this. So we can see the F1 score is also increased. It is 0.87. Now हम लोग आएंगे concept के ऊपर, that is called ROC AUC curve. This is the ultimate type of metric that can detect like what model is best suitable for this data set. So पहले समझ लेते हैं what is ROC AUC curve. So we'll go over the PPT. Now इसको थोड़ा आसानी से समझते हैं. ROC AUC कर्व क्या है? ROC AUC कर्व है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कर्व जो ROC का मतलब होता है रिसीवर ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड AUC का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व. अब ROC कर्व कैसे काम करता है? उसका जो y एक्सिस है उसमें हम लोग रखते हैं ट्रू पॉजिटिव रेट को. अब ये ट्रू पॉजिटिव रेट क्या होता है? ये ट्रू पॉजिटिव रेट वही है जो आपने अभी प्रिसिजन के टाइम में किया, दैट इज ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, जिसको हम लोग ट्रू पॉजिटिव रेट भी बोलते हैं. And the x-axis will be having false positive rate. False positive rate क्या होता है? False positive rate is nothing but 1 minus true negative divided by true negative plus false positive. Now if we minus this, we have false positive on top of true negative plus false positive. So that is called false positive rate. So in y we have true positive, in x we have false positive. So now जब हम लोग मॉडल के y test and y predictions को इस ग्राफ में पॉइंट आउट करेंगे, तब हम लोग को एक एरिया मिलेगा, एंड द बिगर द एरिया इज द बेटर द मॉडल इज. सो दैट इज द पॉइंट. सो हम लोग इसके लिए यूज करेंगे मैट्रिक्स पैकेज को. सो फ्रॉम scikit-learn import मैट्रिक्स, फ्रॉम scikit-learn.matrix import ROC कर्व एंड ROC AUC कर्व. APR, TPR एंड अंडरस्कोर जो है वो है, APR का मतलब होता है फॉल्स पॉजिटिव रेट, TPR का मतलब होता है ट्रू पॉजिटिव रेट, और ये अंडरस्कोर को अभी के लिए हम लोग इग्नोर करते हैं. We can write matrix dot ROC curve, or you can directly use ROC curve here, and we will be using y test and y pred. So y test is the actual test data and y pred is the predicted data from the model. Now AUC can be determined by matrix dot ROC underscore AUC underscore score y test y pred. So once we have obtained this AUC, then we can plot it. So हम लोग use करेंगे matplotlib को. So we have written plt dot plot APR TPR. APR is the false positive rate, that is in the x-axis. TPR is the true positive rate, that is in the y-axis. और लेवल में हम लोग क्या लेंगे? लेवल में हम लोग AUC लेंगे. So I have just mentioned that the bigger the curve is, the better the model is. So if we zoom it, you can actually see कि AUC जो XGB मतलब XGBoost मॉडल था, उसका एरिया अंडर ऑफ द कर्व सबसे ज्यादा है. So it is obtained from different types of iteration. So मैंने इसको बहुत बार iterate किया and we finally got this graph. So you can say like XGBoost is having 0.93, that is the area under it, and logistic regression is having 0.88, random forest is having 0.90, and genetic algorithm is having 0.86. So we can clearly signify that XGBoost model is the best model for this kind of data set. So once we have run this, so we have reached the end of this video. एंड हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं. तो हम लोग ने अभी इसमें क्या क्या किया. सो फर्स्ट वी हैव गॉन थ्रू लाइक डेटा प्री प्रोसेसिंग. उसमें हम लोग PCA के कॉन्सेप्ट्स को समझे थे. वंस वी हैव अंडरस्टैंड दैट PCA पार्ट, वी विल गो टू स्टैंडर्ड स्केलिंग फॉर द स्केलिंग ऑफ अमाउंट कॉलम. सो हम लोग ने जब अमाउंट कॉलम को स्टैंडर्डाइज किया तो उसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई हो गया. नाउ हम लोग ने डेटा डुप्लीकेट डेटा को हटा दिए. उसके बाद डेटा को 10 टेस्ट स्प्लिट में तोड़ा. नाउ
उसके बाद हम लोग ने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इम्प्लीमेंट किया, F1 स्कोर, प्रिसिशन रिकॉल, ये सब देखा। देन हम लोग ने रैंडम फॉरेस्ट को अप्लाई किया। उसके बाद हम लोग ने जेनेटिक एल्गोरिथम के साथ लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एक कॉम्बो चेक किया, जो कि बेटर एक्यूरेसी दे रहा था सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन से ज्यादा। उसके बाद हम लोग ने XGBoost मॉडल को अप्लाई किया, एंड वंस वी रन दैट XGBoost मॉडल वी कैन सी द ROC कर्व। एंड जब हम लोग ने बाकी सब मॉडल्स के साथ उसको कंपेयर किया, देन वी कैन सी दैट XGBoost मॉडल इज हैविंग अ बेटर परफॉर्मेंस metrics than all other models. So you can see XGBoost is having the better number of better area uh, over all the models. So that clearly signifies that XGBoost is the best model for this data set. अब इसका different approaches भी हो सकता है, but for time being we will drop the video here. If you have enjoyed the video, please like it, subscribe the channel, and stay tuned. Thank you.